इस बीच यूक्रेन की फौज ने बखमुत में रूस के कब्जे से 7 गांवों को आजाद करवाते हुए उन्हें अपनी मुट्ठी में करने का दावा किया। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना ने बखमुत में अच्छी खासी बढ़त बनाने की बात भी कह डाली। बखमुत पर पूरी तरह कब्जे के लिए पुतिन की सेना वहां लंबे वक्त से लड़ रही है, लेकिन वो अब तक बखमुत को अपनी मुट्ठी में नहीं कर पाई। यूक्रेन के मुताबिक उसकी सेना बखमुत में रूस के कब्जे वाले इलाकों में करीब 700 मीटर अंदर घुस गई, जिसके बाद दावा किया गया कि रूस के सैनिकों को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। बताया गया कि बखमुत में रूस के कब्जे से यूक्रेन की सेना ने 7 गांवों को आजाद करवाते हुए उनको अपनी मुट्ठी में कर लिया। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि जेलेंस्की की सेना ने बखमुत में रूसी सेना पर जोरदार हमले किए, जिससे उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज के कब्जे वाले गांवों को फिर से छुड़ा लिया। जेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि डोनेट्स्क के 3 गांवों पर अब उनके सैनिकों का कब्जा है, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें खंडहर हो चुकी इमारत के बाहर और अंदर यूक्रेन के सैनिक अपने देश का झंडा लगाते दिखे। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने अपने 3 गांवों को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ा लिया है, जिनमें पूर्वी डोनेट्स्क का नेस्कुचने, ब्लाहुदात्ने और मकरिवका गांव शामिल हैं। इन गांवों पर पुतिन की फौज ने पिछले साल ही कब्जा कर लिया था, लेकिन अब एक बार फिर इन गांवों पर यूक्रेन ने कब्जे का दावा किया और इस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। हालांकि रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन के दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के पक्के दोस्त बेलारूस पर लगा प्रतिबंध अमेरिका ने 1 साल और बढ़ा दिया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि बेलारूस ने अपने पड़ोसी देश रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए अपनी जमीन दी, ताकि यूक्रेन को परमाणु हथियारों के खौफ से भरा जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस को सबक सिखाने के लिए ही अमेरिका ने उस पर लगे प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिए, ताकि बेलारूस को आर्थिक तौर पर इतना ज्यादा कमजोर कर दिया जाए कि वो पुतिन का साथ छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। अमेरिका ने बेलारूस पर आरोप लगाते हुए साफ कह दिया कि उसने ही हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल रूस को दिया, जिसकी वजह से जंग और ज्यादा भीषण हो गई। हालांकि अमेरिका अकेला नहीं है जिसने बेलारूस पर प्रतिबंध लगाए हों। ब्रिटेन भी बेलारूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। लेकिन अमेरिका के बयान के बाद भी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको झुकते नहीं दिखे, बल्कि उन्होंने एक बार फिर पश्चिमी देशों को परमाणु बम के इस्तेमाल की चेतावनी दे दी। बेलारूस की एक न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में लुकाशेंको ने साफ कह दिया कि उनके देश के खिलाफ पश्चिमी देशों ने कोई कदम उठाया तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से हिचकेंगे नहीं। मतलब ये कि बेलारूस पश्चिमी देशों पर परमाणु बम पटक देगा। यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान बेलारूस ने रूस की सबसे ज्यादा मदद की। यहाँ तक कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस की जमीन को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया। पश्चिमी देशों और यूक्रेन को घेरने के लिए रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर दिए। अब उन्हीं परमाणु हथियारों की धौंस बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पश्चिमी देशों को दे रहे हैं। लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको की चेतावनी के बाद नेटो देशों की टेंशन बढ़ गई। इधर उत्तराखंड के रुड़की में एक लड़के की मौत पर गुस्सा आए कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। आरोप है कि उस लड़के की हत्या की गई, जबकि पुलिस ने अंदेशा जताया कि 2 दिन पहले सड़क हादसे में उसकी मौत हुई थी। और इसके बाद जैसे ही पुलिस मामले की जांच के लिए उसके गांव पहुंची तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों को गांव में घुसने से रोकने के लिए काफी देर तक पत्थर बरसाए। इस दौरान पुलिस के अधिकारी उन्हें समझाते रहे, लेकिन उस लड़के की मौत पर भड़के लोग शांत नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके साथ ही पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में जिले के डीएम और एसएसपी भी वहां पहुंच गए और उनके निर्देश पर पुलिस की कई टीमें पूरे गांव में तैनात कर दी गईं। साथ ही 10 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू कर दी गई। इस बीच दिल्ली के जाफराबाद में पिछले दिनों हुई गैंग वॉर में क्राइम ब्रांच ने हाशिम बाबा गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने विरोधी छेनू गैंग के बदमाशों पर हमला किया था और पुलिस को उस गैंग वॉर की कई सीसीटीवी फुटेज मिली थी, जिसमें हमलावर गोलियां चलाते दिखाई दिए थे। जिसमें कई हमलावर दिल्ली के जाफराबाद की एक गली में बैठे कुछ लोगों पर गोलियां चलाते दिखे थे। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी में दिखाई दिए हमलावर वही हैं जिन्हें क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। गैंग वॉर की यह घटना 5 जून की रात को हुई थी। पुलिस ने दावा किया कि पकड़े गए शूटरों का संबंध हाशिम बाबा गैंग से है और इन्हीं लोगों ने विरोधी छेनू गैंग के शूटर अरबाज पर हमला किया था। जाफराबाद में हुई गैंग वॉर में अरबाज के दोस्त और भाई समेत 5 लोगों को गोलियां लगी थी। हाशिम बाबा और छेनू गैंग के बीच पुरानी दुश्मनी है। दोनों इलाके में होने वाली उगाही के लिए अक्सर आमने सामने आ जाते हैं। पुलिस के मुताबिक छेनू गैंग का बदमाश अरबाज दिल्ली के यमुना पार इलाके में चल रहे सट्टे की सारी वसूली करता था, इसीलिए उसे निशाना बनाया गया। उधर राजस्थान के अजमेर में पुलिस वालों पर होटल कर्मचारियों को पीटने का आरोप लगा। होटल के मालिक ने आरोप लगाया कि उसके होटल में पहले एक आईपीएस अधिकारी ने नशे में कर्मचारियों के साथ मारपीट की और मारपीट का यह पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हुआ, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते दिखाई दिए। होटल मालिक के मुताबिक सीसीटीवी वीडियो में भी आईपीएस अधिकारी सुशील बिश्नोई हरे रंग की टी-शर्ट में दिखाई दिए, जो अपने साथियों के साथ उसके होटल में पार्टी करने पहुंचे थे और किसी बात पर विवाद होने पर होटल के कर्मचारियों को पीट दिया। आरोप है कि इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने भी अधिकारी के दबाव में होटल के कर्मचारियों को पीटा। पूरा मामला अजमेर हाईवे पर बने एक होटल का बताया गया। बात करने लगे तो फिर मतलब उन्होंने हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया।
होटल मालिक ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने भी उसकी मदद नहीं की और मारपीट का केस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया, जबकि सीसीटीवी वीडियो में हमला करने वाले साफ दिखाई दिए। इस बीच टेरर फंडिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए ने श्रीनगर में अलगाववादी नेता अयाज अकबर के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इसी मामले में एक दिन पहले जांच एजेंसी ने कुपवाड़ा में कारोबारी जहूर वटाली की संपत्तियां सीज की, जिसके अगले दिन एनआईए ने अलगाववादी नेता अयाज अकबर पर शिकंजा कस दिया। जांच एजेंसी की एक कार्रवाई श्रीनगर में हुई, जहां अयाज अकबर के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस दौरान एनआईए ने उनकी कुछ संपत्तियों को सीज भी किया। टेरर फंडिंग केस में अयाज अकबर पिछले 6 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इसी मामले में एक दिन पहले कुपवाड़ा के कारोबारी जहूर वटाली के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। जहूर वटाली पर हवाला के जरिए टेरर फंडिंग का आरोप है और वो 2017 से जेल में बंद थे। हालांकि पिछले साल उन्हें इलाज के लिए जेल से बाहर लाया गया था, लेकिन उसके बाद से ही वो नजरबंद है। उधर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एसटीएफ ने पाकिस्तान की मदद से चलने वाले साइबर ठगों के एक गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। इस मामले में प्रीतम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और आईएसआई के इशारे पर ही उसने साइबर ठगी की कई घटनाओं को अंजाम दिया। ओडिशा एसटीएफ के मुताबिक आरोपी प्रीतम लोगों से लिए ओटीपी के जरिए उनके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेता था। उसके पास से 16 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड और बैंक के दस्तावेज बरामद हुए। आरोप है कि प्रीतम ने कई बार आईएसआई के एजेंटों से मुलाकात भी की। उस पर कर्नाटक के मंगलुरु में पिछले साल हुए धमाके के आरोपियों को सिम कार्ड मुहैया कराने का भी आरोप है। उसे पकड़ने के बाद एसटीएफ अब इस गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश में जुट गई। इस बीच अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी थी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये चेतावनी तब दी गई थी जब पिछले साल रूस यूक्रेन के बीच जंग के दौरान सऊदी अरब ने तेल उत्पादन को घटा दिया था, जिसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और यूरोप पर पड़ा था। और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तेल उत्पादन में सऊदी अरब के कटौती के फैसले के बाद दोनों देशों में विवाद हो गया था, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुस्सा जाहिर करते हुए सऊदी अरब को खमियाजा भुगतने की चेतावनी दे डाली थी। और वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि इसी धमकी से नाराज होकर सऊदी अरब के प्रिंस ने धमकी का जवाब धमकी से दिया। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट के दस्तावेजों से ये पता नहीं चल पाया कि सऊदी अरब के प्रिंस ने ये धमकी अमेरिका के किसी अधिकारी को दी थी या उनकी जासूसी में यह बात सामने आई। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब पोस्टर की वजह से विवाद में आए गंगा जमुना स्कूल के संचालकों पर अब जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की चोरी का आरोप लग गया। इससे पहले इसी स्कूल पर छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। और अब इसी गंगा जमुना स्कूल के संचालकों की 9 फर्मों पर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की चोरी का आरोप लगा। बताया गया कि स्टेट टैक्स विभाग की शुरुआती जांच में टैक्स की चोरी पकड़ी गई, जिसके बाद स्कूल के संचालकों के खिलाफ जांच में अब जीएसटी विभाग की सागर, जबलपुर और दमोह जिले की टीमें जुट गईं। जीएसटी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब तक 78 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी मिलने का दावा किया गया। हालांकि टैक्स चोरी के ये आरोप शुरुआती जांच के आधार पर लगाए गए। लगभग 78 लाख 68,000 टैक्स पेनाल्टी इंटरेस्ट इसमें सभी शामिल है। इससे पहले जीएसटी की टीम ने स्कूल के संचालकों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें उनकी दूसरी फर्मों के बारे में भी पता लगा और उनमें भी गड़बड़ियां मिलने का दावा किया गया। इस बीच लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल में पीछे बैठे अमित कुमार नाम के प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने बहुत करीब से गोली मारी, जो सीधे उनके सिर में जाकर लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अमित कुमार नाम के प्रॉपर्टी डीलर मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर कहीं जा रहे थे, तभी पीछे से आए कुछ बदमाशों ने उनके सिर में गोली मार दी। कई टीमें सभी एंगल्स पे जांच करके घटना के अनावरण के लिए तैनात कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक हत्या को अंजाम देने के बाद वो बदमाश वहां से फरार हो गए, जिन्हें ढूंढने के लिए टीमें लगा दी गईं। उधर ताइवान ने एक बार फिर चीन पर आरोप लगाया कि उसने अपने जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों से उसकी सीमा को घेर लिया। ताइवान के मुताबिक चीन के युद्धपोत और फाइटर जेट ने करीब 24 घंटे तक उसके आसपास घेरेबंदी करके रखी और चीन ने ऐसा दिखाया मानो वो कभी भी ताइवान पर हमला बोलने वाला है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह से ताइवान की घेरेबंदी की हो। पिछले करीब 1 साल से चीन के तेवर ताइवान पर इसी तरह गर्म है। जब से अमेरिका ने खुलकर ताइवान का साथ दिया है, चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। और ताइवान ने आरोप लगाया कि 2 रोज पहले भी चीन ने इसी बौखलाहट में उसकी सीमा पर अपने जंगी जहाज और लड़ाकू विमान भेज दिए थे। ताइवान के मुताबिक करीब 24 घंटे तक चीन के 24 लड़ाकू विमान उसकी हवाई सीमा के पास उड़ते रहे, जबकि समंदर में उसके 5 जंगी जहाजों ने भी ताइवान को घेर कर रखा।